प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोसेस मैनेजमेंट और उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट। उससे पहले हमने टाइमर डिस्कस किया था और उसके बाद हमने फाइल सिस्टम, में स्टोरेज सिस्टम, कैशिंग, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। मैं कुछ टॉपिक्स दोबारा रिवाइज करने जा रहा हूँ आज के लेक्चर में। उसमें से पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे पहले भी जिक्र हुआ था कि हम जो भी प्रोग्राम्स, जो भी एप्लीकेशंस रन करना चाहते हैं तो वो उनको मेमोरी में लाते हैं। यानी मेमोरी में आपके प्रोग्राम्स आएंगे तो तब वो एग्जीक्यूट होंगे। यानी एग्जीक्यूशन से मतलब ये है कि वो प्रोसेसर की तरफ जाएंगे और वहाँ पर ALU डिकोड होंगे, मतलब वो चीज़ें जो उसके अंदर हैं वो डिकोड होके उसके जो कंटेंट्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशंस या एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो ALU में होंगी। अब ये जो आपके पास मेमोरी है ये एक यानी स्पेस है। अब इस स्पेस को कैसे मैनेज करना है, यानी हार्ड डिस्क से या कीबोर्ड से कितना डेटा यहाँ पर लाना है, और आपके पास अगर बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पर है, जब आप सिस्टम लोड हो जाता है तो इसमें इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम बन जाता है। यानी बहुत सारी रिप्लेसमेंट और एलोकेशन पॉलिसीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी डिटेल्स बाद वाले चैप्टर्स में आएंगी। लेकिन करंटली जो हमारा टारगेट है एक ओवरव्यू देना है कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो क्या करता है कि CPU जो मेमोरी है उसको ऑप्टिमाइज करता है कि मेमोरी की जो स्पेस है उसको कैसे अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। यानी मेमोरी आपके पास एक स्पेस है, उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए, उसको यूज किया जाए। फिर उसके बाद आपके CPU को भी ये ऑप्टिमाइज करता है। यानी CPU का टाइम जो है या जो CPU की यूटिलाइजेशन है कि आपके पास ऐसे प्रोग्राम्स आए जो कि CPU आपसे आइडल ना रहे, क्योंकि CPU बहुत फास्ट मशीन है, फास्ट एंटिटी है कंप्यूटर के अंदर। यानी उसका वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे सिस्टम्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम CPU आइडल रहता है। तो उस आइडल सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि उसकी यूटिलाइजेशन आप ऐसे प्रोग्राम्स मेमोरी में हो जो कि उनकी एग्जीक्यूशन जल्दी जल्दी हो रही हो। यानी एक जॉब के बाद दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, इस तरह ये आपका सिस्टम जो है, ये CPU जो है वो आइडल ना रहे। एक ये मैकेनिज्म मेमोरी मैनेजमेंट को कब मतलब ऑप्टिमाइज करना है जो CPU को। और इसकी मेन जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है, कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम। कौन सी एप्लीकेशन आपकी मेमोरी में है और वो कहाँ से, किस एड्रेस से लेके, मेमोरी की किस एड्रेस से लेके किस एड्रेस तक वो एप्लीकेशन पड़ी है। ये मेमोरी मैनेजमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी एप्लीकेशन है और उसकी जो स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस क्या है। फिर डिसाइडिंग विच प्रोसेसेस और पार्ट्स ऑफ एंड डेटा टू मूव एंड टू एंड आउट ऑफ मेमोरी, कि किन प्रोसेसेस को या किन एप्लीकेशंस को मूव कराना है मेमोरी के अंदर या मेमोरी से बाहर। यानी कोई चीज़ आप वापस हार्ड डिस्क में स्टोर रखते हैं या कोई चीज़ आप मेमोरी से CPU की तरफ लेके जाते हैं। ये तमाम डिसीजंस मेमोरी मैनेजमेंट का हिस्सा है। मेमोरी मैनेजमेंट ही ये परफॉर्म करता है कि किस प्रोसेस को उठाना है, प्रोसेसर को देना है, और किस एप्लीकेशन को वापस जो उसका रिजल्ट आया तो उसको वापस स्टोर बैक करना है, यानी हार्ड डिस्क की तरफ पहुंचाना है। फिर एलोकेटिंग एंड डीएलोकेटिंग मेमोरी स्पेस इज नीडेड। यानी हर एक एप्लीकेशन को, हार्ड डिस्क से आप कोई एप्लीकेशन उठाते हैं उसको स्पेस एलोकेट करना। आपके पास अगर मेमोरी कम है और बहुत सारी जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं आपके मेमोरी के अंदर, और एक और एप्लीकेशन आप लोड करना चाहते हैं
जिसको रिक्वायर्ड स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है और मेमोरी की अवेलेबल स्पेस है वो बहुत कम है। तो उस केस में क्या होता कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो वर्चुअल मेमोरी वाला सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो पार्ट मेमोरी के अंदर है यानी मेमोरी के लिए जो अवेलेबल जो स्पेस मतलब यहाँ पर अवेलेबल है कुछ हिस्सा वहां पर उस एप्लीकेशन का रखा जाएगा और कुछ हार्ड डिस्क के अंदर ही होगा, लेकिन यूजर को ऐसा लगेगा जैसे ये एप्लीकेशन मेमोरी में लोड हो गया। तो ये था मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद आता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। अब फाइल सिस्टम हम जितना भी डाटा यानी हार्ड डिस्क के अंदर जो कुछ हमें एक्चुअल में मिलता है उसको जो हम जिसका एक लॉजिकल व्यू नजर आता है वो फाइल्स की शक्ल में है। यानी हम यहाँ पर ये जो मेरे पास स्लाइड्स ओपन है ये एक फाइल है, ठीक है। इसी तरह कोई भी आप डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में है वो तमाम फाइल्स ही हैं, वो मीडिया वाली फाइल है या किसी टेक्स्ट वाली फाइल है या किसी कंपाइलर्स जनरेटेड यानी कोई किसी और एक्सटेंशन .c .cpp .h या किसी भी फॉर्मेट में वो फाइल अवेलेबल है। इन्हें कुछ हो सकता है वो टेक्स्ट फाइल हो, कुछ बाइनरी फाइल्स हो, किसी भी उसमें फॉर्म में हो सकते हैं, ग्राफिकल फाइल्स हो सकती हैं। तो इस तरीके से तमाम डेटा जो भी हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है उसको फाइल की शक्ल में ऑपरेटिंग सिस्टम हमें रिप्रेजेंट करके देता है। यानी जिस तरह हम ऑफिस में किसी डेटा स्टोर में हमारे पास एक फाइल होता है, इन्हें हर एक चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम एक फाइल रखते हैं, लेक्चर्स को मेंटेन करने के लिए एक फाइल रखते हैं, हर डॉक्यूमेंट की एक फाइल है। अब उन डॉक्यूमेंट्स की एक डायरेक्टरी होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके इस डायरेक्टरी में है, तो यहाँ पर उसकी डायरेक्टरीज बनती हैं, वो भी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। फिर उन डायरेक्टरीज के अलावा यानी मतलब उन तमाम डायरेक्टरीज को आप एक्चुअल हार्ड डिस्क में प्लेस कैसे करना है, वहाँ पर उसके साथ मैप कैसे करना है, यानी मतलब एक हमारी लॉजिकल जो फाइल है उसको या लॉजिकल डायरेक्टरीज है उनको मैप कैसे करना है, फिजिकल अवेलेबल स्पेस है जो हार्ड डिस्क की वहाँ पर कैसे, तो ये पूरा जो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के काम जो है हमें एक लॉजिकल व्यू देता है और उसके अलावा उनकी जो कैपेसिटी प्रोवाइड करता है हर एक फाइल को, और उनको नंबर एक देता है, उनकी टैगिंग भी करता है, जिस तरह इन्हें मुख्तलिफ डायरेक्टरीज में उसको स्टोर रखता है। यानी जब हम उसको ट्रैक करते हैं किसी भी मीडिया हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, तो उसी के मुताबिक वो उसी को फिर ट्रैक आउट करता है। तो हमारे यहाँ OS की एक्टिविटीज हैं क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, उन फाइल्स को क्रिएट करना और डिलीट करना। इसी तरह प्रिमिटिव्स टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, फाइल एंड डायरेक्टरीज को मैनिपुलेट करना, उनमें एडिशन करना, उनकी जो राइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी वाली और प्रोटेक्शन वाली राइट्स हैं वो चेंज करना, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज करना, और मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज, मैपिंग फाइल्स ऑन टू द अवेलेबल स्पेस ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज, ये एक मेन इसका पर्पस है। और बैकिंग अप फाइल्स ऑनटू स्टेबल नॉन वोलेटाइल्स, अगर आपके पास दूसरा कोई मीडिया है जो कि आपके हार्ड डिस्क के अलावा कोई किसी और जगह आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो वहां पर भी स्टोर करना यानी बैकअप प्रोवाइड करना, ये भी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। अच्छा, यहाँ पर ये जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक्चुअल में इसकी क्या डिफिनीशन है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक स्ट्रक्चर है और लॉजिकल रूल्स हैं, और ये क्या परफॉर्म करता है, that are used for managing groups of data and their names, यानी जो भी फाइल्स हैं उनकी ग्रुपिंग करना और उनके नाम जो है ये
उनके ऊपर लॉजिक्स अप्लाई करना और उनको एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्डर प्रोवाइड करना, ये इस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। नेक्स्ट हमारे यहाँ सेक्शन है उसे कहते हैं मैस स्टोरेज मैनेजमेंट। हमारे यहाँ जितनी भी हार्ड डिस्क हैं या बाकी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए बाकी ड्राइव्स वगैरह हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक सिस्टम है जिसे मैस स्टोरेज मैनेजमेंट कहते हैं। हमारे जितनी भी यानी हार्ड डिस्क हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि हमारे यहाँ डेटा है वो मेमोरी के अंदर मतलब हमने लोड किया था और उसके रिजल्ट या उसका मतलब एक्चुअल कंप्यूटेड रिजल्ट हम स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मतलब स्टोर बैकिंग के लिए हम वो स्टोरेज मीडिया या जो सेकेंडरी स्टोरेज जिसको कहते हैं वो यूज करते हैं। यानी कि हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड्स के लिए अवेलेबल होता है। अब इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। अब उस सिस्टम में हमारे ओएस कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है या कौन से मैनेजेरियल काम करता है। माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग, यानी मुख्तलिफ ड्राइव्स को माउंट करना और अनमाउंट करना। माउंटिंग का मतलब है मेकिंग एक्सेसिबल थ्रू सिस्टम फाइल सिस्टम्स, यानी जो फाइल सिस्टम हमने पढ़ा उसके थ्रू, यानी मतलब उसके साथ इसको एक्सेसिबल बनाना, उसके साथ लिंक करना और उसके जरिए यूजर के लिए एक्सेसिबल बनाना, ये इसे माउंटिंग कहते हैं। और अनमाउंटिंग के है फिजिकल हार्ड डिस्क यानी फिजिकल चीज है, फिजिकल ड्राइव है, लेकिन हमें वो चीज जो यूजर है उसको नजर नहीं आ रहा, वो उसको एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो ये फाइल सिस्टम के जरिए उसका एक्सेस डिनाई भी किया जा सकता है और प्रोवाइड भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट है उसकी जो फ्री स्पेस मैनेजमेंट है। अब जहां पर भी स्पेस आएगा तो स्पेस को मैनेज करना यानी उसको, ये एक बहुत मेन इशू है और बहुत प्रॉब्लम होता है कि मतलब हम किस तरह फ्री स्पेस को मैनेज कर लें। हो सकता है कि आपके हार्ड डिस्क के मतलब ऊपर वाले पोर्शन में बहुत सारा फ्री स्पेस अवेलेबल हो, लेकिन नीचे वाली स्पेस में वहां पर भी अवेलेबल हो। तो आपने फ्री स्पेसेस को ऐसा करना है कि यानी ये जो मैस स्टोरेज मैनेजमेंट है वो इतना एफिशिएंट इसके एल्गोरिथम्स होनी चाहिए कि जितनी भी आपके पास अगर साइड्स में मुख्तलिफ कोनों में आपके पास अगर फ्री स्पेस बचता है तो उन सब को मिला के आपके एक कलेक्टिव बड़ा स्पेस मतलब बना के दे, ताकि आप जो भी चीज दोबारा आप मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज आप स्टोर करना चाहें तो वहां पर आ सके। तो इस तरीके से इसकी यानी फ्री स्पेस मैनेजमेंट बहुत मेन अहम काम है। इसके अलावा स्टोरेज एलोकेशन, स्टोरेज किसी भी फाइल को, किसी भी डेटा को आपने स्टोरेज एलोकेट करना, ये भी इसका काम है। और तीसरा जो है फोर्थ नंबर डिस्क स्केड्यूलिंग, के हम डिस्क से जितनी भी आईओ रिक्वेस्ट आती हैं डिस्क की तरफ मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जरिए मतलब मेमोरी से, उनको स्केड्यूल करना कि मतलब आप 10 प्रोसेसेस अगर डिस्क को यूज करना चाहते हैं, डिस्क में कोई चीज सेव करना चाहते हैं या कोई चीज यहां से एक्सट्रैक्ट करना चाहती हैं, तो उस केस में उनकी जो रिक्वेस्ट है वहां पर वो क्यूज हो जाएंगी, उनके एक क्यू बनेगा जिसको लॉन्गर क्यू कहेंगे, और उसके जरिए उनको स्केड्यूल करना कि किस प्रोसेस को पहले स्पेस प्रोवाइड किया जाए या वो जो मतलब उनकी रिक्वेस्ट है उसको हैंडल किया जा सके हार्ड डिस्क से। इसके अलावा पार्टीशनिंग करना, माय स्टोरेज सिस्टम में पार्टीशनिंग करना, ये पहले वाले सिस्टम्स में ये पार्टीशनिंग हम सेटिंग में जाके करते थे। आजकल वाले सिस्टम्स में हम यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो पार्टीशनिंग सिस्टम है, ये हमारी जो कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पर हम इसकी पार्टीशन को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे नजर आ रहा है हमारे मेरे सिस्टम में ये 102 गीगाबाइट ये सी ड्राइव में है, 97 डी ड्राइव में, तो इनको आप कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। यानी आजकल के जो सिस्टम्स हैं, आजकल के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज्यादा पावरफुल है
कि हमारे वो वाले काम जो हम फर्मवेयर में लेवल पे करते थे, अब आजकल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे वो काम हो रहे हैं। आखिरी जो है ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि आप किसी ड्राइव को, किसी फोल्डर को, किसी भी मतलब इवन किसी ओवरऑल स्टोरेज को आप कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, वहां पर कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं, कोई सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, तो वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो ये 3-4 इनकी मुख्तलिफ ऑपरेशंस है जो कि यूएस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो अहम टॉपिक है वो कैशिंग है। अब कैशिंग में कैशे हमने डिस्कस किया था कि सीपीयू और मेमोरी के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत बड़ा रेट के लिहाज से या स्पीड के लिहाज से बहुत बड़ा गैप आता है। सीपीयू आपका बहुत फास्ट है, यानी गीगाहर्ट्ज में एक ऑपरेशन वो नैनो सेकंड्स में करता है, यानी एक ऑपरेशन वो नैनो सेकंड्स में कर सकता है। यहाँ पर जो आपकी मेमोरी है ये माइक्रो सेकंड या उससे भी कम, ठीक है, यानी मिली सेकंड्स समझ लें, उसमें करता है। फिर उनके दरमियान जो पाथ है वो भी काफी लंबा है, वो तो फिर भी यानी इस स्पीड गैप के दरमियान जो यानी ये पाथ है ये सपोर्टिव है एक किस्म का, यानी ये जितना लंबा होगा उतना ही आपका जो मेमोरी है उसको यानी उसकी स्पीड का यानी मतलब वो फिजिबल हो जाएगा फास्ट सीपीयू के साथ। लेकिन इसके साथ एक और हम यानी डिजाइनर्स एक और काम करते हैं कि दरमियान में ऐसे फास्ट और फिर उससे थोड़े से स्लोअर और फिर स्लोअर ऐसे मेमोरीज रखते हैं जो कि इस स्पीड गैप को ओवरकम कर लें, इन स्पीड डिफरेंस को ओवरकम कर लें। तो पहला हमारे यहाँ जो कैशिंग का जो पहला कंसेप्ट आता है कि आपके जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं सीपीयू के वो इतने ज्यादा हों कि वहां पर हम जो टेम्पररी स्टोरेज यानी किसी प्रोग्राम में किसी वेरिएबल कोई ऑपरेंड यूज हो रहा है तो वहां पर हम स्टोर रख सकें, यानी जिस मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है, वहां पर अगर स्टोरेज हो और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वहीं से यानी मतलब वहीं से कोई डेटा अवेलेबल यानी मतलब वो ऑपरेंड उस ऑपरेंड की जरूरत पड़े तो बहुत फास्टली यानी सबसे करीब तरीन जो सीपीयू के अंदर मतलब ऑपरेंड होगा वो उनके रजिस्टर में होगा। तो ये पहला लेवल का कैशे यहां पर बन सकता है। दूसरा ये है कि सेम प्रोसेसर अब डिफरेंट यानी मतलब उसकी डाई डिफरेंट है लेकिन आईसी उसकी यानी डिजाइन डिफरेंट है लेकिन सेपरेट है, लेकिन उसके सेम डाई के ऊपर सेम आईसी के ऊपर सेपरेट आपका मेमोरी हो और वो भी उसकी जो मेमोरी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो एज रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर उसका जो टेक्निकल बिट स्टोरेज का जो टेक्निकल मैकेनिज्म है वो रजिस्टर लेवल का हो, तो हम यहाँ पर भी एक फास्ट एक्सेस या फास्टली हम डेटा अचीव कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं सीपीयू को। तो ये दूसरा किस्म का कैशे हो सकता है। अब ये तो सेम आईसी पे बात हो रही थी कि सेम आईसी के अंदर आप कैशिंग प्रोवाइड कर लें। तीसरा जो हमारे यहाँ यानी मतलब जिसको लेवल 1 कह सकते हैं, लेवल 2 कह सकते हैं, उस लेवल का कैशे आपका सेपरेट उस आईसी के अलावा एक सेपरेट आईसी आपके पास हो, लेकिन उसका यानी मतलब उसके डिजाइन या जो टेक्नोलॉजी है वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि फास्ट हो। तो फास्ट से मतलब ये है कि उसकी टेक्नोलॉजी अगर रजिस्टर वाली टेक्नोलॉजी हो तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये जल्दी डेटा यानी उसकी जो स्विचिंग पावर है, इसकी जो ऑपरेटिंग पावर है, जो ऑपरेटिंग रेट है वो ज्यादा हो जाएगी। तो अगरचे वो डिफरेंट आईसी में है, सेपरेट आईसी में है, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन के दौरान यानी मूवमेंट के दौरान डेटा की मूवमेंट डिले होगी, लेकिन जो स्विचिंग है यानी वहां से रिट्रीव करना वो फास्ट होगा। तो इस तरीके से इसके अलावा आप डिफरेंट कैशेस इसी तरीके से रख सकते हैं और उनको हम लेवल 1 लेवल 2 इन
के मुताबिक कैशिंग कहते हैं, और आखिर में आपकी रैम आती है यानी मेमोरी जिसको कहते हैं। यहाँ पर एक बात है कि अगर हमारे यहाँ एक डेटा हम राइट करते हैं यानी जो हम स्टोर करते हैं रजिस्टर्स में या किसी कैशे में, और हम उसको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो वो इंक्रीमेंट करके वापस उसी रजिस्टर या उसी कैशे में रखेंगे। अब अगर तीसरा मतलब हम उसी ऑपरेंड को दोबारा यूज करना चाहें, क्योंकि जो नेक्स्ट है जो न्यू उसकी वैल्यू है वो इंक्रीमेंटेड है और हमें पुरानी वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पर इस तरह के मैनेजमेंट वाले इश्यूज आ सकते हैं जिसको मैनेज करना एक डिजाइन प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे यहाँ कैशेस हैं ये अगर आपके पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं या मल्टी कोर सिस्टम्स हैं, तो उसमें कैशे कोहेरेंस एक मेन इशू आ सकता है। वो ये है कि आपके पास आपने हार्ड डिस्क से एक ऑपरेंड या एक डेटा उठा लिया, वो लेट सपोज वो ए है, फिर मेन मेमोरी में ले गए और उसको आप फिर कैशे में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद आपने रजिस्टर में उसको ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर उसकी वैल्यू, इस ए की वैल्यू आप इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, तो उस केस में आपके पास रजिस्टर में जो वैल्यू है वो बाकी तमाम जो 3 लेवल्स हैं उनसे डिफरेंट है। अब अगर आपने चेंज करना है, इन्हें अपडेट करना है, तो वापस आपको अपडेट करना पड़ेगा कैशे वाली वैल्यू को, मेमोरी वाली वैल्यू को, और वापस मैग्नेटिक डिस्क की जो के अंदर स्टोर्ड वैल्यू है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कैशे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरीके से अकर हो सकते हैं। अगर हमारे यहाँ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं तो उस केस में कैशे कोहेरेंसी एक मेन इशू होता है, मेन डिजाइन इशू होता है कि आपके पास अगर आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन बना के देता हूँ कि आपके पास एक ये कैशे है एक प्रोसेसर का, दूसरे प्रोसेसर का ये कैशे है, और तीसरे प्रोसेसर का ये कैशे है, ये फोर्थ प्रोसेसर का कैशे है। अब इन सब प्रोसेसर्स ने एक एक डेटा, एक एक ऑपरेंड जो है वो भी हम ए ही रखते हैं, इसकी वैल्यू इसने ये ले ली और इसने भी, यानी सेम ऑपरेंड पे ये ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके पास भी है। अब यहां पर अगर कोई भी प्रोसेसर, लेट सपोज ये प्रोसेसर है, ये अगर इस ए को में कोई अपडेशन करना चाहता है, तो यहां पर देयर मस्ट बी सम कोहेरेंस बिटवीन अमंग ऑल दी कैशेस, यानी जितनी भी प्रोसेसर्स हैं उनकी कैशेस के दरमियान कोहेरेंस होना लाजमी है। अगर प्रोसेसर ए इस कैशे के अपने इस ऑपरेंड को चेंज करता है, लेट सपोज ये ए है, इसको मतलब a+2 करता है, तो बाकी तमाम यही कॉपी बाकियों को मिलनी चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम कहते हैं कैशे कोहेरेंस, यानी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में कैशे कोहेरेंस लाजमी होता है, यानी उसमें कोहेरेंसी होनी चाहिए, अदरवाइज हर एक प्रोसेसर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए लेगा, यानी इसके पास अपडेटेड a+2 है लेकिन बाकियों के पास वही पुरानी वैल्यू है, तो यहां पर प्रॉब्लम अकर हो सकता है। अच्छा, यहां पर जो पिछले स्लाइड में हमारे यहाँ ये एक हायरार्की है कि डिफरेंट लेवल्स हैं, यानी 5 लेवल्स गिवन है जिसमें रजिस्टर्स हैं टॉप लेवल पे, उसके बाद कैशे है, फिर मेमोरी है, फिर सॉलिड स्टेट डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है। अब इनके ये उनकी जो स्पेक्स हैं या उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि उनके जो डिस्क रजिस्टर्स हैं उनकी साइजेस क्या हो सकते हैं। ये तकरीबन लेस देन 1 किलोबाइट, यानी 1000 बाइट से लेस या उसके करीब हो सकती हैं। फिर कैशे की साइज
16 MB मेगाबाइट 16 मेगाबाइट से लेस हो सकती हैं, और मेन मेमोरी का साइज 64 गीगाबाइट तक हो सकती हैं। यानी आप ये जरूरी नहीं है कि ये फिक्स्ड हैं, यानी ये एक कंपैरिजन के लिहाज से देख लें। यानी ये एक डिजाइनर या एक वेंडर टेराबाइट में भी रैम बना सकता है, कोई इशू नहीं है। इसी तरह टेराबाइट में कैशे भी बना सकता है, टेराबाइट में रजिस्टर्स भी बना सकता है। लेकिन ये हम उनकी एक कंपैरिजन के लिहाज से कर रहे हैं कि यानी ये कंपैरेटिवली इनके साइजेस क्या क्या होती हैं जो अवेलेबल हैं। इसी तरह सॉलिड स्टेट डिस्क की जो है 1 टेराबाइट तक साइज हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्क की 10 टेराबाइट तक हो सकती हैं। अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज जरा डिस्कस करते हैं कि रजिस्टर की इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज क्या है। ये है CMOS टेक्नोलॉजी, ये कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपके यानी मतलब दो सर्किट्स होते हैं असल में। एक लोअर लेवल पे यानी मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्शन के लिए, और एक अपर लेवल पे जो आपके पास जो सोर्स के साथ कनेक्शन के लिए। यहाँ पर दो किस्म की CMOS में हमारे पास PMOS और NMOS दो ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, और इन ट्रांजिस्टर्स के साथ जो यानी मतलब आपके पास यानी ये CMOS टेक्नोलॉजी असल में डबल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बनिस्बत PMOS या NMOS टेक्नोलॉजी के, ये इनकी तादाद डबल हो जाती है। यानी ये एक ही ऑपरेशन यानी 0 के लिए ये एक किस्म का ट्रांजिस्टर यूज करता है, 1 के ट्रांसमिशन के लिए दूसरी किस्म का ट्रांजिस्टर यूज करता है। तो इस तरीके से ये इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। फिर इसके अलावा कैशे है, कैशे ऑन चिप अगर हो या ऑफ चिप हो, सेम आईसी पे हो या आईसी के बाहर हो, तो दोनों के किस्म में CMOS टेक्नोलॉजी होती है स्टैटिक रैम के इस टेक्नोलॉजी के साथ। और मेन मेमोरी CMOS स्टैटिक रैम ये टेक्नोलॉजी होगी। और उसके अलावा जो बाकी है यानी सॉलिड स्टेट है, फ्लैश मेमोरी होती है, और मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी है। अब इनका एक्सेस टाइम यानी मेन जो इनकी प्रॉपर्टी है यानी स्पीड से मेन इशू इनका होता है। तो एक्सेस टाइम रजिस्टर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं 0.25 नैनोसेकंड से लेके 0.5 नैनोसेकंड्स तक, कैशे को 0.5 से 2.5 तक, और मेन मेमोरी अब अगर कंपैरिजन कर लें तो 80 नैनोसेकंड से 250 नैनोसेकंड्स तक इनका एक्सेस टाइम होता है। यानी कोई डेटा अगर आपके ऑपरेंड ए अगर आप मेमोरी से उठाना चाहते हैं तो आपको एट मिनिमम 80 नैनोसेकंड लगेंगे, एट मैक्सिमम 250 या इससे ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरीके से सॉलिड स्टेट डिस्क को वहां से डेटा उठाने के लिए आपको 25,000 से 50,000 नैनोसेकंड्स तक टाइम लगता है। इसी तरह मैग्नेटिक डिस्क से डेटा रिट्रीव करने के लिए यहाँ पर ये है तकरीबन 50 लाख तकरीबन 50 लाख जो आपके पास है, यानी इतना नैनोसेकंड्स टाइम लिए लेता है। फिर आते हैं बैंडविड्थ की, यानी पर सेकंड कितनी मेगाबाइट्स ये ट्रांसफर करता है। तो रजिस्टर से आप 20,000 से 1 लाख तक मेगाबाइट एक सेकंड में मतलब ये उठा सकते हैं, और कैशे से 5,000 से 10,000 तक, फिर इसी तरह मेन मेमोरी से 1,000 से 5,000 तक, और सॉलिड स्टेट से 500 तक, और मैग्नेटिक डिस्क से 20 से 150 तक। क्योंकि स्पीड स्लो है तो स्पीड के लिहाज से इनका जो बैंडविड्थ है ये मेजर किया जाता है। फिर ये कि कौन सी चीज है जो कि रजिस्टर्स को मैनेज करता है। कंपाइलर इसको मैनेज करता है, कैशे को हार्डवेयर मैनेज करता है, फिर मेन मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है,
और सॉलिड स्टेट, ये बाकी जितनी भी अपर लेवल्स पे आप जाते हैं, यानी ऊपर बड़े बड़े डिस्क आपके पास आते हैं, तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। और इनकी बैकिंग किस तरह होती है, यानी रजिस्टर के बाद कैशे आता है, इसी तरह कैशे के बाद मेमोरी आती है, और मेमोरी के बाद डिस्क आता है, इसी तरह सॉलिड स्टेट के बाद भी डिस्क और डिस्क या टेप। तो ये इनकी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने डिस्कस की। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो मेन काम है या मेन इसका पार्ट है, वो है आईओ सब सिस्टम। इन्हें इनपुट आउटपुट को मैनेज करना, ये उनके लिए एक सिस्टम है। वन पर्पज ऑफ ओएस इज टू हाइड peculiarities ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस फ्रॉम द यूजर्स। यानी हार्डवेयर डिवाइस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको आपसे, यूजर से हाइड करना, प्रोटेक्शन के लिहाज से, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो वहां पर उनके पास, हर एक डिवाइस के पास एक कंट्रोलर होता है जो उसको कंट्रोल करता है, और कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन के लिए एक ड्राइवर होता है, और ड्राइवर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट या इनपुट लेता है। तो ये जितनी भी हायरार्कीज बढ़ती हैं उतना ही इस यानी मतलब जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाती है। अब आईओ सब सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ आईओ इंक्लूडिंग बफरिंग, स्टोरिंग डेटा टेम्परली व्हाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, कैशिंग, स्टोरिंग पार्ट्स ऑफ डेटा in faster storage for performance, and spooling the overlapping of output of one job with the inputs of the other jobs. कैशिंग आपने देख लिया, इसी तरह बफरिंग जो है, यानी उनके पोर्ट्स में जो बफर रजिस्टर्स हैं वहां पर टेम्परेरी स्टोरेज करना, ये भी आपने देख लिया। और स्पूलिंग ऐसा है, ये साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, यानी एक क्यू बनता है, यानी जितने भी, लेट सपोज प्रिंटर के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं, आप कोई प्रोग्राम आपने लिखा है या कोई भी प्रोसेस चला रहे हैं और उसने प्रिंटिंग करनी है, प्रिंटिंग के लिए लेट सपोज 10 जॉब्स आपने भेज दी, तो वो उसके स्पूलर में, स्पूल क्यू को कहते हैं, तो आपकी जितनी भी जॉब्स हैं, जितने भी काम आपने भेजे हैं, वहां पर उस क्यू में, यानी वहां पर एक मेमोरी होती है जिसको क्यू कहते हैं, वहां पर ये तमाम जॉब्स पहुंचाई जाएंगी। अब चूंकि प्रिंटर बहुत स्लो डिवाइस है बनिस्बत हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस इंटरनल है उनसे बहुत स्लो है, तो यहाँ पर आपने जॉब्स अपनी कंप्यूटर की स्पीड पे आपने भेज दिए, वहां पर वो पड़े रहेंगी, और फिर उन जॉब्स को प्रिंटर अपनी स्पीड से आराम से मतलब उसको प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पर स्पूलर का ये काम होता है। इस तरीके से जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस, यानी मतलब डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस भी आईओ सब सिस्टम का काम होता है, और ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी जनरल डिवाइसेस के लिए भी और जो स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं उनके लिए भी ड्राइवर्स जो हैं वो ड्राइवर्स मैनेज करना, ये आईओ सब सिस्टम का काम है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। इसके अलावा अगर कोई इसमें क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बता सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं।